नेपाल में अशांति के माहौल को देखते हुए उत्तर प्रदेश के उन जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है जिन जिलों की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं। और इस वक्त मैं बहराइच जिले में हूं। बहराइच का ये रुपैडीहा बॉर्डर है और यहीं से नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है और यहीं पर भारत की सीमा खत्म होती है। हालांकि जिस तरीके से नेपाल में हिंसा हुई और जो उपद्रव हो रहा है, जिस तरीके से प्रदर्शनकारी लगातार सरकारी संपत्तियों में आग लगा रहे हैं, उसको देखते हुए यूपी पुलिस की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, ना सिर्फ रुपैडीहा बॉर्डर, चाहे हम सोनवली बॉर्डर की बात करें, सिद्धार्थनगर जिले की बात करें, बलरामपुर की बात करें, या जो भी जिन जिलों की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं, वहां पर इस वक्त पुलिस बलों की भारी तैनाती देखने को मिल रही है। चूंकि डीजीपी ऑफिस की तरफ से साफ निर्देशित किया गया है कि इन सीमाओं पर एसएसबी के साथ साथ जो यूपी पुलिस के जवान हैं उनकी भी भारी तैनाती होनी चाहिए। और वैसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि आमतौर पर जो सीमा सुरक्षा बल के जवान होते हैं उनकी भारी तैनाती होती है, लेकिन इस वक्त आपको यूपी पुलिस के जो जवान हैं, जो यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये डीजीपी ऑफिस से कहा गया है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, यहाँ पर पुलिस बलों की भारी तैनाती होनी चाहिए। और जो सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, यहाँ पर आपको मुस्तैद नजर आ रहे होंगे। क्योंकि अगर हम इस वक्त नेपाल की बात करें तो नेपाल में चारों तरफ अशांति का माहौल है। चूंकि वहाँ के प्रधानमंत्री खुद देश छोड़कर जा चुके हैं और जिस तरीके से लगातार वहाँ पर, चाहे हम सचिवालय की बात करें, सेना मुख्यालय की बात करें या दूसरी संस्थानों की बात करें, लगातार वहाँ पर आगजनी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो दूसरी तरफ है, चूंकि यहाँ से नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है और यहाँ पर जो नेपाली आर्मी है उसकी तैनाती यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, रुपैडीहा, बहराइच। नेपाल में हो रही हिंसा और आगजनी की घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। उत्तराखंड की भी एक लंबी सरहद नेपाल के साथ मिलती है जो चंपावत से शुरू होकर पिथौरागढ़ के अगले कोने तक जाती है। तो उत्तराखंड से नेपाल आवागमन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, व्यापार के लिए 2-3 गेट हैं। एक बड़ा गेट चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बनबसा के पास शारदा बैराज है। उस बैराज के पुल से होकर लोग नेपाल आते और जाते हैं। नेपाल के लोग इधर आते हैं और यहाँ के लोग कारोबार करने कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट नेपाल में जाते हैं। कल कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट में भी आगजनी की बहुत सारी घटनाएं हुई। इस गेट को पूरी तरह से एसएसबी ने बंद कर दिया है, सीमा सशस्त्र बल ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। दूसरा बड़ा गेट धारचूला में है, जो धारचूला यानी जो पिथौरागढ़ का हिस्सा है और दारचूला एक डिस्ट्रिक्ट नेपाल में है, दोनों को जोड़ता है, उसे झूला पुल बोलते हैं। बहुत लोगों का आवागमन होता है, उस गेट को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो जो एक आवागमन का जो कनेक्शन था वो पूरी तरह से रोक दिया गया है और इसके पीछे नेपाल में होने वाली हिंसा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल अधिकारियों के साथ मीटिंग करके इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत मुस्तैद रहने की बात भी कही थी। इसीलिए जो स्थानीय पुलिस है वो सीमा से लगे हुए जितने भी इलाके हैं उन पर निगरानी बनाए हुए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। नेपाल इन दिनों हिंसा की चपेट में है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सड़कों से लेकर पुलिस चौकियों और जेलों तक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। राजधानी काठमांडू से लेकर कई अन्य जिलों तक हिंसा की आग फैल चुकी है। कहीं सड़कों पर आगजनी हो रही है, कहीं पुलिस स्टेशनों पर पथराव किया जा रहा है, तो कहीं जेल की दीवारें तोड़कर कैदी भाग रहे हैं। इन भयावह तस्वीरों में हर किसी को डरा और सहमा दिया है। नेपाल की सड़कों पर जो नज़ारा पहले था कि विदेशी सैलानियों की भीड़ और चहल पहल से भरा रहता था, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें बंद हैं, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। लूटपाट और हिंसा की घटनाएं इतनी आम हो चुकी हैं कि आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हालात लगातार बिगड़ता देख अब नेपाल सेना ने कमान संभाला है। फिलहाल बात करें हिंसा के इस माहौल के असर की, तो भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। चाहे मुख्य सड़क मार्ग हो या फिर छोटे पगडंडी रास्ते, हर जगह पुलिस और अर्धसैनिक बल निगरानी कर रहे हैं। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से गश्त तेज कर दिया है। हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सीमावर्ती गांवों में भी लोगों को अलर्ट रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं ताकि कोई उपद्रवी भारतीय सीमा क्षेत्र में घुसकर उपद्रव न फैला सके। भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली बॉर्डर से ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल
तकरीबन 4 बजे जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर देहरादून पहुंचेंगे। वहां पर उनकी अगवानी के लिए राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। आला अधिकारियों की टीम रहेगी। वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे भी करेंगे, यानी हवाई निरीक्षण करेंगे, और अगर समय रहता है तो लोगों से बातचीत भी की जा सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। और उसके बाद जब वो 5 बजे के आसपास हवाई सर्वेक्षण करके वापस लौटेंगे तो जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभागवार उनसे प्रेजेंटेशन भी लेंगे। तो इन सब चीज़ों की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए और उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आला अधिकारियों के साथ आज जोली ग्रांट एयरपोर्ट गए। वहाँ पर उन्होंने जाकर तैयारियों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री कहाँ किस लाउंज में बैठ कर के समीक्षा बैठक करेंगे और कहाँ पर वो उनकी अगवानी करनी है, कहाँ पर क्या सिस्टम बनाया जाएगा। तो इसी को लेकर के कल प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, इंटेलिजेंस को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनू कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। दिल्ली की राउज रेवेन्यू अदालत ने एक मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें ये मांग की गई थी कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। दरअसल विकास त्रिपाठी नाम के एक शख्स ने आरोप लगाया कि नागरिकता मिलने से 3 साल पहले ही सोनिया गांधी का नाम फर्जी दस्तावेजों के जरिए मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जिसको लेकर उनके खिलाफ अब एफआईआर होनी चाहिए। दिल्ली की राउज रेवेन्यू अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिहार में जो वोट चोरी के चिल्लाने वाली बातें कर रहे हैं, उन्हीं के घर में उन्होंने अपना गलत वोट बनवा रखा था 1980 में, जबकि वो सोनिया गांधी जी, उनकी जो माता जी है राहुल गांधी की, उन्होंने अपना सिटीजनशिप जो था वो 83 में लिया था, 1983 में, और उन्होंने जो अनिवार्य है कि आप सिटीजन होंगे हिंदुस्तान के तभी आपका वोट बनेगा, उन्होंने अपना वोट 1980 में बनवा लिया था। तो ये जो फर्जी वाला उन्होंने कराया है, ये जो वोट की एक हिंदुस्तानी चोरी हुई है, उसके बारे में हमने लिखा था और अर्जी दी हुई है कोर्ट को कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, तहकीकात हो, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, इसके डॉक्यूमेंट्स निकाले जाएं, क्योंकि इंडियन सिटीजन ही वोटिंग कर सकता है, कोई आउटसाइड सिटीजन नहीं कर सकता। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ मोहित बख्शी, न्यूज स्टेट। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत दी है डूंगरपुर कांड में, जिसमें आजम खान को 10 साल की सजा हुई थी। तो आजम खान के अलावा ठेकेदार बरकत अली को भी जमानत मिली है। बरकत अली को रामपुर की एमपीएमएलई कोर्ट ने 7 साल की सज़ा दी थी और दोनों ने क्रिमिनल रिवीजन इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल किया था और उस पर सुनवाई करते हुए आज हाई कोर्ट ने आजम खान को राहत दे दी है। आजम खान को जमानत मिल गई। हालांकि आजम खान के ऊपर अभी कुछ और मामले भी बाकी हैं, जिससे जिनमें जमानत मिलने के बाद ही आजम खान के जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से मशहूर डूंगरपुर कांड जो रामपुर से जुड़ा है, वहां पर अबरार नाम के एक शख्स ने आरोप लगाया था कि आजम खान के करीबी सीओ आले हसन और ठेकेदार बरकत अली ने मिलकर उसके घर पर धावा बोला था और उसके घर को गिरा दिया था, परिवार के लोगों के ऊपर हमला किया था, मारपीट की थी। और इस पूरे मामले में जब रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सज़ा सुनाई थी। तो आजम खान को आज एक मामले में ज़मानत मिल गई है। देखना होगा कि तमाम और बाकी के मामलों में आजम खान को कब ज़मानत मिलती है और कब आजम खान जेल से बाहर आ पाते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली दौरे पर पहुंचे और पूरा दिन ये दौरा चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल रायबरेली में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी का काफिला रोकने की कोशिश की, प्रदर्शन किया, विरोध जताया कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के लिए जो अपशब्द कहे गए हैं उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। बड़ा बवाल हुआ। हालांकि इस दौरान कई ऐसे पोस्टर भी रायबरेली में लगाए गए
जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को ब्रह्मा विष्णु महेश बताया गया। इसको लेकर आज पूरे दिन रायबरेली में अफरा तफरी का माहौल रहा। एक तरफ राहुल गांधी अपने तमाम कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसका विरोध कर रहे थे। यही नहीं, दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि दरअसल गांधी परिवार संस्कृति से काफ़ी दूर है और यही वजह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये बात समझ में नहीं आती कि इस देश में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। जिस देश में प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जा सकती है और गाली देने वाला एक बड़ा राजनीतिक दल हो, तो उस राजनीतिक दल का अस्तित्व खत्म होने में समय नहीं लगेगा। जर्नलिस्ट सफर हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। देहरादून सचिवालय में आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें 6 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। और कैबिनेट की इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो एक प्रस्ताव था, जिसको देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर करने के लिए हुआ है, तो सरकार एक देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी का गठन करेगी। और ये कंपनी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं उनको प्रमोट करेगी और ये सरकार की कंपनी होगी। और जो पुरानी खटारा और डीजल बसें जो यहाँ प्रदूषण फैला रही हैं, जो यहाँ की यातायात व्यवस्था को ख़राब कर रही हैं, तो जितने भी अपना बस ऑपरेटर हैं, जो उनके ओनर हैं, उनसे बातचीत करके ये कंपनी उन बसों को भी रिप्लेस करेगी और सरकार इस पर सब्सिडी देगी। यानी पुरानी डीजल की बसों को जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। तो इस पर एक फैसला हो गया है, ये कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी और ये कंपनी का गठन होते ही काम शुरू हो जाएगा। और ये केवल इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं, EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उन पर फोकस करेगी और पुरानी सभी बसों को पूरी तरह से बदला जाएगा। इसकी समय अवधि तो अभी तय नहीं है, लेकिन ये इस काम की शुरुआत बहुत जल्द होने जा रही है। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म को बढ़ावा देने के लिए और स्वरोजगार के दृष्टिकोण से कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को और मंजूरी दी है और उसमें यह है कि आप अगर पोल्ट्री का व्यापार करते हैं तो कुक्कुट पालन में जितना भी चारा आपको खरीदना होता है तो आपको 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। तो ये इसलिए किया गया है कि वो भी अंडों की जो एक खपत है राज्य में, वो राज्य के भीतर से ही पूरी की जाए। इसके अलावा महाधिवक्ता कार्यालय में 2 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। सेवा का अधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने की भी एक मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा कई और प्रस्तावों पर भी विचार हुआ है, जिनके बाद उन पर निर्णय ले लिया गया। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। इस समय हम मेरठ साउथ के स्टेशन पर खड़े हैं, जो कि नमो भारत स्टेशन है, और वहीं पर खड़ी है मेरठ मेट्रो। मेरठ मेट्रो का लुक किस तरह का है, डिज़ाइन किस तरह का है, अंदर किस तरह के फीचर्स हैं, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, पहले ये सीट्स आप देखिए, और ठीक वैसे ही ये लगभग आपको जो मेरठ मेट्रो है देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको नमो भारत लगभग देखने को मिलती है। मेट्रो के हिसाब से अगर यहाँ पर बेहतर तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें सीट्स काफ़ी अच्छी हैं। कुशन सीट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और इस तरह की सीटें अक्सर मेट्रो में नहीं देखने को मिलती है, लेकिन ये सीट्स आपको मेरठ मेट्रो में देखने को मिलेगी। किस तरह की सीट्स जो है वो यहाँ पर हैं, लेकिन किस तरह का कंफर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इन सीट्स में, वो आपको हम दिखाते हैं। चार्जिंग स्टेशंस, चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे पॉइंट्स आप देखिए, चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। फैसिलिटीज़ क्या दी गई है आप देखिए, इस तरह से सामान रखने के लिए आपको इस मेट्रो के अंदर भी सामान रखने के लिए सारी सुविधा जो है आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सीट नंबर प्रॉपर तरीके से इसमें दिए गए हैं कि सीट नंबर अलॉट होगा, पर जैसे 10C है, 10D है, वो सीट जो है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अलॉट की जाएगी। यहाँ पर आप देखिए एक स्क्रीन दी गई है, जिसमें आपको तमाम जानकारी, इस तरह की जानकारी आपको डिजिटल फॉर्म में स्क्रीन के जरिए देखने को मिलेगी। ये स्क्रीन आप देखिए यहाँ पे लगी हुई है, तब ताकि आप किस स्टेशन पे आपको उतरना है वो आप स्टेशन देख पाएँ। यहाँ पे आप देखिए टॉक बैक सिस्टम है, बटन दबाइए, उत्तर के लिए प्रतीक्षा करें, चालक से बात करें। तो अगर आप बटन दबाते हैं तो बटन दबा करके आप बातचीत भी कर पाएंगे। तो इस तरह की सुविधा, आपातकालीन बटन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। महिलाओं के लिए सीट्स अलग दी गई हैं। इस मेट्रो में भी आप देखिए, केवल महिलाओं के लिए लेडीज़ सीट जो है वो यहाँ पर दी गई है। इसके साथ अगर आप देखेंगे ऊपर तो ये CCTV कैमरे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हाईटेक CCTV कैमरे हैं, जिससे अगर कोई गलत गतिविधियाँ होती हैं तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। राजधानी दिल्ली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक महिंद्रा के शोरूम में थार गाड़ी अचानक शोरूम के फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाती है। दरअसल पूरी घटना आपको बताते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो के ठीक सामने महिंद्रा का शोरूम है।
और इसी शोरूम में एक दंपति पति पत्नी जो है वो थार रॉक्स खरीदने के लिए आते हैं, गाड़ी बुक कर देते हैं और टेस्ट ड्राइव भी जो है वो पहले हो चुकी होती है। लेकिन हिंदू रीति रिवाज में एक विधि होती है कि कोई भी गाड़ी जब हम खरीदते हैं तो उस गाड़ी के आगे एक नींबू रख के उसके ऊपर चढ़ाते हैं, ये शुभ माना जाता है। और यही विधि जो है इसी फर्स्ट फ्लोर पर की जा रही थी। बताया ये जा रहा है कि उस दौरान थार रॉक्स में पति पत्नी और गाड़ी का एक सेल्समैन महिंद्रा का जो है वो फीचर समझा रहा था, लेकिन इसी दौरान एक्सीलेटर पर अचानक से पैर ज़्यादा पड़ जाता है और यहीं से जो है वो गाड़ी, चूँकि यहाँ शीशा लगा होता है और देख सकते हैं अभी पूरा शीशा टूट चुका है और अभी यहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है। नीचे भी जो है पोस्टर्स लगे हुए हैं कि वी आर अंडर रेनोवेशन, यानी कि शोरूम अभी बंद हो चुका है और यहाँ पर रेनोवेशन यानी रिपेयर का काम चल रहा है। सड़क पर अभी भी कांच आपको नज़र आएंगे, ये उसी गाड़ी के कांच जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि साफ़ सफाई हो चुकी है, लेकिन इसी सड़क पर बड़ी गाड़ी जो है वो चकनाचूर हो जाती है, गिर जाती है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस पूरी घटना में किसी को बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से चोट नहीं लगी। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में किसी दोनों पक्षों की तरफ से, यानी महिंद्रा शोरूम या जो खरीदने वाले पति पत्नी थे, दोनों की तरफ से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई और किसी को गंभीर रूप से चोट नहीं लगी। इस पूरी घटना का वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर काले रंग की थार रॉक्स इसी सड़क पर गिरी हुई आपको नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। मैं जहां खड़ा हूं वो मुंबई का साइंस सर्कल है। साइंस सर्कल को मुंबई मनपा ने यानी बीएमसी ने और ट्रैफिक पुलिस ने ब्लैक स्पॉट घोषित किया है। ब्लैक स्पॉट का मतलब होता है कि 500 मीटर के अंतर में जहां सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं उसे ब्लैक स्पॉट रेखांकित किया जाता है। मुंबई में तकरीबन 20 ब्लैक स्पॉट थे, अब ये संख्या बढ़कर तकरीबन 48 हो गई है। इन 48 ब्लैक स्पॉट पर बीएमसी यानी ट्रैफिक पुलिस, ये दोनों एजेंसियों ने यहाँ सुरक्षा के इंतजाम करने का निर्णय लिया है और उसके लिए टेंडर भी निकाले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि साइंस सर्कल में जहाँ देख रहे हैं वो वहाँ ये गाड़ियाँ जो है वो दादर और सीएसटी की तरफ जाती है और इस तरफ यहाँ पनवेल और ठाणे से यहाँ गाड़ियाँ जो है, कार हो, बाइक हो या ट्रक हो या बस हो, यहाँ से आती है और इस तरफ दादर निकल जाती है और इस तरफ जो है चुनाभट्टी है। इसी सर्कल के ऊपर यानी ये 500 मीटर के अंतराल पर ब्लैक स्पॉट पर कई बार एक्सीडेंट होते हैं। पिछले साल यानी 2024 को मुंबई के ब्लैक स्पॉट पर तकरीबन 343 एक्सीडेंट हुए थे और तकरीबन 2,500 लोग जो है उसमें ज़ख्मी हुए थे। और इसी को देखते हुए मनपा और ट्रैफिक पुलिस ने इन ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा के इंतजाम करने का निर्णय लिया है। आप देख सकते हैं कि ऐसी सर्कल के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट रेखांकित किए गए हैं वहाँ यहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, उसके लिए टेंडर भी निकाले गए हैं। मुंबई में लगातार बढ़ती जा रही ब्लैक स्पॉट की संख्या को देखकर बीएमसी और ट्रैफिक पुलिस चिंतित है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि ये दोनों आतंकी जो हैं वो ISIS मॉड्यूल पे काम कर रहे थे। एक आतंकी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम आफ्ताब बताया जा रहा है। वहीं दूसरे आतंकी की बात करें जिसका नाम अशहर दानिश बताया जा रहा है, जिसको झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार किया गया है। आपको ये भी बताएं कि इस वक्त हम दिल्ली के स्पेशल सेल दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं और जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में जो है वो आज स्पेशल इनपुट के आधार पर छापेमारी की गई स्पेशल सेल की तरफ से और करीब 8 संदिग्धों को जो है वो हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि स्पेशल सेल जो है वो अब इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर देश के खिलाफ जो है वो ये क्या करना चाह रहे थे, कोई बड़ी साजिश जो है वो क्या प्लान बना रहे थे, कोई बड़ा आतंकी हमला करने की जो है वो ये कोई प्लान कर रहे थे। ये तमाम जो है जांच पड़ताल की जा रही है स्पेशल सेल की तरफ से और पूछताछ की जा रही है। लेकिन आपको बताएं कि रांची के एक लॉज में छापेमारी करके जो स्पेशल सेल और रांची STF है और वहाँ की लोकल पुलिस, इन्होंने जॉइंट ऑपरेशन किया और उसके आधार पर जो अशहर दानिश है उसको गिरफ्तार किया। और अशहर दानिश जो है वो दिल्ली में बैठे आफ्ताब के साथ संपर्क में लगातार बना हुआ था और ये दोनों ISIS के भी संपर्क में बताए जा रहे हैं। हालांकि और 8 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये ऑपरेशन अभी लगातार जारी है स्पेशल सेल की आतंक के खिलाफ। माना ये जा रहा है कि और भी अलग अलग जगहों पर जो है स्पेशल सेल रेड कर सकती है।
देश भर के अलग अलग राज्यों में बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। खासकर अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी अब बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं नज़र आ रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बंदरों का आतंक जो है वो पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये दिल्ली का जो है वो रिग रोड है और यहाँ पर भी आपको कई बंदर जो है वो नज़र आएंगे। हालांकि अभी दोपहर का समय है और यहाँ से लेकर के और आगे तक अगर पूरे कई किलोमीटर तक नज़र डालें तो आपको बंदर ही बंदर जो है वो नज़र आएंगे। खासकर अगर शाम के वक्त आप यहाँ पर आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा बंदर जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि बहुत सारे लोग केला वगैरह भी खरीद के खिलाते हैं बंदरों को, जो कि एक तरीके से सरकार की तरफ से मना किया गया है कि जो जंगली पशु हैं, जो बंदर हैं, आवारा बंदर हैं, इनको किसी तरीके का कोई जो है फीडिंग ना किया जाए, कोई खाना या फल फ्रूट वगैरह जो है वो यहाँ पर इनको ना दिया जाए। यहाँ पर देखिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, माने दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर सूचना भी लगाई गई है कि यहाँ जानवरों को खाना डालना मना है, डू नॉट फीड एनिमल्स हियर। ये इसी वजह से मना किया गया है और ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरीके के नोटिसेस लगाए गए हैं। चूँकि ये तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो है घने वन वाला इलाका है, यहाँ पर काफ़ी जो है वो जंगल आपको नज़र आएंगे और जानवर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन और भी लुटियंस दिल्ली की भी बात करें, सरदार पटेल मार्ग की बात कर लें, वहाँ पर भी नोटिसेस लगाए गए हैं कि यहाँ पर बंदरों को खाना खिलाना मना है और खाना ना खिलाएं। और लगातार देश के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से शहर से लेके गांव तक ये घटना देखने को मिल रही है, जहां पर बंदरों से लोग अब परेशान जो हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ में बड़े इलाके में विकसित की जा रही अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर मंडरा रहे आफत के बादल हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर गंभीर आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी में सिर्फ विशेष समुदाय के लोगों को जमीन बेची जा रही है, जिसकी शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर से की गई। राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के संज्ञान लेने के बाद मेरठ के डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित करके उसे अब्दुल्ला रेजिडेंसी की जाँच सौंपी गई। अब्दुल्ला रेजिडेंसी की भूमि की पैमाइश CTS इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा की गई। परिणाम आया कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी में लगभग 307 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। मेरठ सदर SDM दीक्षा जोशी के नेतृत्व में टीम बनाकर आवास विकास ने बुलडोजर चलाकर 307 वर्ग मीटर आवास विकास की जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया। आवास विकास के अवर अभियंता संदीप सिंह ने नौचंदी थाने में अब्दुल्ला रेजिडेंसी के पार्टनर महेंद्र गुप्ता और जावेद इकबाल के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। उधर अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर बुलडोजर एक्शन के बाद ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का कहना है कि जितने भी आरोप अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर लगाए गए हैं लगभग सभी सही है। जांच लगातार चल रही है और भी काफी ऐसे तथ्य हैं जिनका खुलासा जांच में होगा और अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर कार्रवाई कराई जाएगी। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज। कानपुर में सरकार से $300 मिलियन लोन की रिकवरी में कमीशन के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़ित को बताया कि उसे लोन की रिकवरी के लिए अधिकृत किया गया है और इसने उसमें उससे पार्टनरशिप करने की बात कही। उसने कहा कि वह अगर उसका सहयोग करता है तो उसे 1% का पार्टनर बना दिया जाएगा। जिसके बाद पीड़ित से आरोपी लगातार अलग अलग मदों के लिए पैसे लेता रहा, लेकिन जब लोन की रिकवरी नहीं हुई और पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले में प्रारंभिक जांच की तो आरोपों को सही पाया, जिसके बाद नज़ीराबाद थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वीडियो जनता से श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। स्थिति ये है कि वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु को पार कर अब खतरे के निशान को छूने को है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बनारस की गलियां किस तरीके से गंगा के पानी में लगातार बहती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां होटल है, रेस्टोरेंट्स है, लॉज हैं, वो पूरी तरीके से पानी में तैर रहे हैं। यहां तक जाने के लिए लोगों को किसी तरीके से नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पितरपक्ष चल रहा है और इस समय पिंडदान भी काशी के गंगा के घाट डूबे होने के कारण बनारस की गलियों में पानी के बीच चौकी बिछाकर लोग करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किसी तरीके से पितरपक्ष में पिंडदान पानी के बीच बनारस की गलियां जहां डूब रही हैं वहां पर चौकी बिछा करके लोग करने को मजबूर हैं। गंगा का जलस्तर है वो खतरे के निशान को छूने वाला है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग लगातार पानी के बीच बैठकर ही पितृपक्ष में पिंडदान करने को मजबूर हैं। लगातार गंगा और वरुणा का पानी बढ़ने से तटवर्ती इलाके डूब चुके हैं। जो बाढ़ पीड़ित हैं वो लगातार 3 महीने से चौथी बार वो अपने घर को छोड़ने को मजबूर हैं और ये चौथी बार है जब गंगा का जलस्तर इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। बात की जाए वाराणसी के गंगा घाट की तो 3 महीने हो गए वाराणसी के गंगा घाट पूरी तरीके से जलमग्न है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।